नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में यह 21वां भाग है और भौगोलिक चिंतन का इतिहास का जो क्रम है उसमें हम पढ़ रहे थे भारत में आधुनिक भूगोल का विकास। तो भारत में किस प्रकार भूगोल का विकास हुआ उसके कालक्रम हमने पढ़े। उसके बाद हमने जो भारत में भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विकास जो हो रहा था उसके वो हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ा। इसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगला जो भाग है वो है अधिवास एवं नगरीय भूगोल। अधिवास एवं नगरीय भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे। अधिवास एवं नगरीय भूगोल। अधिवास एवं नगरीय भूगोल में विशेषतः हम विभिन्न प्रकार के जो अधिवासों का भारत में अधिवास है किस प्रकार से उनका सेटलमेंट पाया जाता है उसके बारे में, इसके अलावा जो नगरीय भूगोल है यानी नगरों का विकास किस प्रकार हुआ है, नगरों का किस प्रकार की क्रियान्वयन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी सेटलमेंट एंड अर्बन ज्योग्राफी। तो भारत में जो विशेषतः हम बात करें अधिवास एवं नगरीय भूगोल के विकास की, तो अधिवास एवं नगरीय भूगोल का जो विकास है वो विशेषतः प्रारंभ होता है 1950 के दशक से। यानी इसका प्रारंभ कहां से है? 1950 से। अब विभिन्न विश्वविद्यालय हैं जैसे वाराणसी है, हैदराबाद, मद्रास, पंजाब, अलीगढ़। तो इन विश्वविद्यालयों में क्या है जो अधिवास भूगोल है उसके अध्ययन का प्रारंभ हुआ था। इन्हीं विश्वविद्यालयों में क्या सर्वाधिक जो अधिवास भूगोल से संबंधित हैं जो शोध एवं आदि जो कार्य हैं वो हुए हैं। तो वाराणसी, इलाहाबाद, इसके अलावा हैदराबाद है, इसके अलावा कलकत्ता है, अलीगढ़ है, पंजाब। तो ये जो विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर, और विशेषतः वाराणसी, हैदराबाद और कलकत्ता, ये जो विश्वविद्यालय हैं इनके अंदर भूगोल अधिवास भूगोल से संबंधित ज़्यादा जो विशेषतः शोध कार्य हैं वो हुए हैं, यानी शोध प्रबंध हैं वो इन विश्वविद्यालयों से संबंधित ज़्यादा हुए हैं। अब नगरीय भूगोल का प्रारंभ हम मान रहे हैं भी 1950 से। तो 1950 के बाद का जो काल था, 1950 के बाद नगरीय भूगोल में शोध प्रबंध को बढ़ावा मिला। यानी 1950 के काल का जो दशक 1950 का दशक था उसके बाद में नगरीय भूगोल के विकास को ज़्यादा बढ़ावा मिला था भारत में। अब 1960 के बाद की हम बात करें, यानी 1950 से 60 का जो दशक है, 60 की बात करें तो उस समय के अत्यधिक मात्रा में यानी बहुत बड़ी संख्या में क्या है नगरीय भूगोल पर शोध कार्य प्रारंभ किए गए थे। पीएचडी की जो उपाधियां हैं वो प्राप्त करने के लिए शोध कार्य प्रारंभ किए गए थे, यानी 1950-60 के काल में। अब हम प्रारंभ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत में क्या नगरीय भूगोल में ज़्यादातर जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके जो अधिवास हैं उनके ऊपर ज़्यादा अध्ययन पर बल दिया गया। यानी नगरीय अधिवासों पर अधिक बल। तो जो नगरीय अधिवास थे उनके ऊपर ज्यादा बल दिया गया था। अब सर्वप्रथम अगर हम बात करते तो 1949 में नगरीय जो भूगोल है उसमें ग्रामीण अधिवासों पर भी बल दिया गया। ग्रामीण अधिवासों का अध्ययन भी
किया गया। ये हुआ 1949 में। और ग्रामीण अधिवासियों के अध्ययन का श्रेय जाता है इनायत अहमद को। इनायत अहमद, तो इन्होंने 1949 में ग्रामीण अधिवासियों पर बल दिया था और इन्होंने सर्वप्रथम जो आगरा और अवध प्रांत है उसके जो संयुक्त प्रांतों में ग्रामीण अधिवासियों का इसने अध्ययन किया था। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत में ग्रामीण अधिवासियों का अध्ययन, यानी आगरा एवं जो अवध है उस संयुक्त प्रांत में ग्रामीण अधिवासियों का जो प्रतिरूप था उसके बारे में इन्होंने अपनी रचना की थी। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत में ग्रामीण अधिवास, उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी बसावट कैसी है, किस तरह से उनका प्रतिरूप बना हुआ है, उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था इनायत अहमद ने। तो ग्रामीण अधिवासियों के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया था। अगर हम देखें तो भारत में जो भूगोल की शाखाएं विकसित हुई हैं उनमें सर्वाधिक विकास उनसे आदिवासी एवं नगरीय भूगोल की शाखा का सर्वाधिक विकास हुआ है। सर्वाधिक विकास हुआ था या इसका सर्वाधिक अध्ययन किया गया था। तो अब ग्रामीण अधिवासियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया इनायत अहमद ने। इसके बाद हम देखें कि ग्रामीण जो नगरीय अधिवास या अधिवास भूगोल जो है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका था, में सर्वाधिक योगदान तो सर्वाधिक योगदान किसका था, इसमें सर्वाधिक योगदान था प्रोफेसर रामलोचन सिंह का, जो योगदान है वो सर्वाधिक रहा था। अब इन्होंने क्या किया था, प्रोफेसर रामलोचन सिंह का योगदान सर्वाधिक क्यों रहा था, क्योंकि इनका वास्तविक जो अगर हम बात करें कि नगरीय भूगोल का वास्तविक प्रारंभ की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था, रामलोचन सिंह के द्वारा। क्योंकि इन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए और सबसे पहले इन्होंने 1953 में अपना शोध प्रबंध है वो प्रस्तुत किया था। 1953 में इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। 1953 में किसके ऊपर, बनारस पर इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। किसके लिए, पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहा, लंदन विश्वविद्यालय में। तो लंदन विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या है 1953 में वाराणसी या बनारस के ऊपर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। बनारस स्टडी इन अर्बन जियोग्राफी, इन्होंने यहाँ पर अपना एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। स्टडी इन अर्बन जियोग्राफी। तो बनारस ए स्टडी इन अर्बन जियोग्राफी, इनके द्वारा एक शोध प्रबंध सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था 1953 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए लंदन विश्वविद्यालय में। तो अगर हम वास्तविक प्रारंभ नगरीय भूगोल का या अधिवास भूगोल का माने तो जो रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया और इनका सर्वाधिक योगदान रहा भारत में नगरीय एवं अधिवास भूगोल को विकसित करने में। और इन्होंने अपना एक शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किया था, बनारस स्टडी इन अर्बन जियोग्राफी। तो बनारस का
नगरीय भूगोल इन्होंने एक प्रकार से प्रस्तुत किया था अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए। तो सर्वाधिक योगदान अगर हम बात करें या वास्तविक प्रारंभ की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा ही हुआ था। तो इनका जो शोध प्रबंध था इन्होंने प्रस्तुत किया था 1953 में और ये प्रकाशित हुआ था 1955 में। 1955 में ये प्रकाशित हुआ, तो इसी कारण सर्वाधिक योगदान इन्हीं का माना जाता है। अब इनके द्वारा क्या है, जो भारत के जो विभिन्न विश्वविद्यालय थे वहाँ पर उसके बाद में जैसे इसका प्रकाशन हुआ, यानी बनारस स्टडी इन अर्बन ज्योग्राफी जो शोध प्रबंध का प्रकाशन हुआ, उसके बाद भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत स्तर पर नगरीय वर्णन है वो प्रारंभ हुआ। यानी विभिन्न लोगों ने अपने अपने क्षेत्र विशेष के जो नगर हैं उनके बारे में अध्ययन करना उन्होंने प्रारंभ किया। तो इससे क्या मिला, नगरीय भूगोल को ज्यादा बल मिला। अब जो रामलोचन सिंह है, रामलोचन सिंह को IGU इंटरनेशनल ज्योग्राफी यूनियन जो है, यानी अंतर्राष्ट्रीय भूगोलवेत्ता संघ जो है, उन्होंने क्या किया कि ये इनको जो यानी रामलोचन सिंह थे जिन्होंने बनारस के ऊपर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था, तो इनको विश्व जो भूगोल परिषद है उनके द्वारा, यानी इंटरनेशनल ज्योग्राफी जो अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ कहते हैं, ज्योग्राफिकल संघ यूनियन जिसको कहा जा सकता है, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ, उनके द्वारा इनको क्या है, मानसून एशिया में ग्रामीण अधिवास आयोग, मानसून एशिया में ग्रामीण अधिवास आयोग। तो मानसून एशिया में ग्रामीण अधिवास आयोग था ये, इसका इनको बनाया गया था अध्यक्ष। रामलोचन सिंह को जो इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन है यानी अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ है, उनके द्वारा मानसून एशिया में ग्रामीण अधिवास आयोग का इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1968 में। तो इनका जब ये अध्यक्ष बने तो इनके फिर जो सानिध्य में या इनके इनके नीचे BHU में यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्रों ने क्या है अपने शोध कार्य है वो किए थे नगरीय भूगोल के ऊपर। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या है, इनके जो सानिध्य में विभिन्न जो भूगोल आगे आने जो नए भूगोलवेत्ता आए, उन्होंने क्या है यहाँ पर अपनी शोध की उपाधियाँ प्राप्त की। विभिन्न लोगों ने अपनी PhD की उपाधियाँ है वो इनके सानिध्य में यहाँ पर जो नगरीय भूगोल है उसके अंतर्गत प्राप्त की थी। और इन्होंने क्या है बहुत सारी अपनी रचनाएं भी प्रकाशित की थी। जैसे इन्होंने बनारस के ऊपर अपने नगरीय भूगोल से संबंधित शोध पत्र के द्वारा इन्होंने क्या है अपनी PhD की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद में इन्होंने क्या है रूरल सेटलमेंट्स इन मानसून एशिया नामक एक रचना की थी। रूरल सेटलमेंट्स इन मानसून एशिया, यानी मानसून एशिया में ग्रामीण अधिवास, जैसा नाम इसका आयोग है उसी प्रकार की इन्होंने एक रचना 1972 में इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद में इन्होंने जो मैन कल्चर एंड सेटलमेंट एक रचना इन्होंने प्रस्तुत की थी, मैन कल्चर एंड सेटलमेंट, यानी मनुष्य संस्कृति और अधिवास। मानव संस्कृति और अधिवास, ये रचना भी इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यानी मानसून एशिया में ग्रामीण अधिवास, इसके अतिरिक्त मानव संस्कृति एवं अधिवास के बारे में भी इन्होंने क्या किया था, अपनी रचना 1977 में प्रस्तुत की थी। ये 1972 में इनकी रचना आई थी मानसून एशिया के अधिवास, और ये आई थी
1977 में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में नगरीय भूगोल या आदिवास भूगोल जो है उसके विकास में रामलोचन सिंह जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा जैसे हमने देखा इनायत अहमद है, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने भी क्या है अपने जो पहला इनकी रचना आई थी यानी आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में ग्रामीण अधिवास, तो वहाँ से इन्होंने ग्रामीण अधिवासों के वर्णन को महत्व दिया था। तो इस प्रकार भारत में क्या है जो नगरीय अधिवास भूगोल के अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि जो रामलोचन सिंह है उन्होंने क्या BHU में जैसे एक प्रकार से नगरीय भूगोल का जो एक प्रकार से इन्होंने स्थापित उसको किया, तो इससे प्रेरित होकर के विभिन्न विद्वानों ने अपने व्यक्तिगत नगरीय वर्णन भी प्रस्तुत किए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। जैसे उजागर सिंह और AK दत्त हैं, उजागर सिंह इन्होंने ये 1958। इसके अतिरिक्त उजागर सिंह के अलावा है RL द्विवेदी 1964, द्विवेदी 1964। इन दोनों ने इलाहाबाद का एक प्रकार से कहीं नगरीय एवं आदिवास भूगोल का इन्होंने अध्ययन किया था, उजागर सिंह और RL द्विवेदी ने। इसके अलावा AK दत्त हैं, उन्होंने जमशेदपुर का नगरीय अध्ययन किया था। AK दत्त ये थे जमशेदपुर से संबंधित, इन्होंने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था 1963 में। इसके अलावा अन्य जो भूगोलवेता हैं उनमें जो SL आलम है, उन्होंने 1965 में SL आलम इन्होंने 1965 में हैदराबाद एवं सिकंदराबाद का नगरीय भूगोल का वर्णन किया था। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद, तो SL आलम ने हैदराबाद एवं सिकंदराबाद का वर्णन किया था 1965 में। तो इस प्रकार के क्रमानुसार भारत में नगरीय भूगोल का विकास है वो चलता गया। इसके अलावा हरिहर सिंह ने कानपुर का 1972 में वर्णन किया था। हरिहर सिंह इन्होंने 1972 में कानपुर का नगरीय अध्ययन किया। या नगरीय अधिवासों और ग्रामीण अधिवासों का इन्होंने अध्ययन किया था कानपुर के। इसके अतिरिक्त BP राव ने 1977 में BP राव इन्होंने 1977 में विशाखापट्टनम का नगरीय अध्ययन किया था। तो इस प्रकार भारत में अनेक भूगोलवेताओं ने इसके नगरीय भूगोल एवं अधिवास भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया था, जिसमें उजागर सिंह, RL द्विवेदी, AK दत्त, इसके अलावा SL आलम, हरिहर सिंह या BP राव जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा था। तो इसी प्रकार इसी क्रम में क्या है विभिन्न जो नगर हैं उनका अध्ययन होता रहा। अब व्यक्तिगत नगरों का जो अध्ययन है विशेषतः ये 1980 का जो दशक था उसमें जाकर के ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। व्यक्तिगत नगरीय अध्ययन, तो ये 1980 में अधिक लोकप्रिय बना, यानी 1980 के बाद में इसके बाद 1980 के बाद में इसमें और ज़्यादा अध्ययन किया जाए। और इस समय तक क्या है देश में लगभग
सभी जो महत्वपूर्ण नगर थे उनका अध्ययन एक प्रकार से हो गया था। अब इसमें इसके अलावा नगरों में क्या पढ़ा गया, एक तो नगरीय जो अधिवास हैं उनके बारे में पढ़ा गया, फिर नगरों के वर्गीकरण की, यानी आगे का जो काल आया, आगे का जो समय आया 1980 के दशक तक नगरों का हम देखते हैं कि एक प्रकार से सभी जो महत्वपूर्ण नगर थे उनका व्यक्तिगत जो वर्णन है वो हो चुका था। तो इसमें फिर नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, नगरों की कार्यात्मक संरचना, नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, कार्यात्मक संरचना, नगरीय प्रदेश, नगरीय प्रभाव क्षेत्र। तो ये नए विषय इसमें क्या है, जुड़ते चले गए। नगरीय प्रदेश है, नगरीय प्रभाव क्षेत्र है, इसके अलावा नगरीय आकारिकी है, नगरीय उपांत है, नगरीय आकारिकी और नगरीय उपांत। तो इस प्रकार क्या था, इसमें नगरीय प्रदेश जैसे जिसको क्या है हम अमलैंड भी कहते हैं, इनका वर्णन क्या है भूगोल में प्रारंभ हो गया था। व्यक्तिगत नगरों के अलावा कार्यात्मक वर्गीकरण, यानी कार्यों के आधार पर नगरों को बांटना। अब जैसे शैक्षिक नगर, औद्योगिक नगर जो है, परिवहन नगर हो सकता है, सांस्कृतिक नगर हो सकते हैं, धार्मिक नगर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या अलग अलग जो कार्यात्मक वर्गीकरण है वो प्रारंभ हुआ। नगरों का कार्यात्मक संरचना पढ़ी जाने लगी, नगरों की आकारिकी किस प्रकार की, उनकी बसावट किस प्रकार की, उनके बारे में पढ़ा जाने लगा। नगरीय प्रदेश है उसके, यानी अमलैंड के बारे में, नगरीय प्रभाव क्षेत्र है, यानी जिसको हिंटरलैंड भी कहा जाता है, नगरीय पृष्ठ प्रदेश कह सकते हैं, प्रभाव क्षेत्र कह सकते हैं। तो वहाँ किस प्रकार नगरों का प्रभाव कितने क्षेत्र में देखने को मिलता है, कौन से क्षेत्र तक नगर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और कौन सा क्षेत्र विशेष वह जहाँ से नगर ये जो क्षेत्र है वो अपनी सेवाएं प्राप्त करते हैं, उनके बारे में नगरीय प्रांत या नगरीय उपांत के बारे में क्या है अध्ययन किए जाने लगे। इसके अलावा देश के विभिन्न जो प्रदेश हैं उनमें नगरीकरण के जो विषय थे, यानी किस प्रकार का नगरीकरण हुआ है, कौन से प्रदेशों में नगरीकरण अधिक हुआ है, कौन से प्रदेशों में कम हुआ है, और कौन से प्रदेशों में नगरीकरण अधिक हुआ है और कम हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है, उन चीज़ों के बारे में फिर आगे जाकर के अध्ययन किया जाने लगा। 1980 के दशक के पश्चात जो अध्ययन किए गए वो केवल व्यक्तिगत वर्णन पर आधारित न होकर के अन्य जो गुण होते हैं या परिमाणात्मक विधियां होती हैं उनका ज़्यादा विकास हुआ। यानी इस काल में हम ये कह सकते हैं कि नगरीय भूगोल में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विधियों का अधिक विकास हुआ। यानी एक प्रकार से इसकी जो विषय वस्तु थी उसमें कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन आ गया। और 1980 के पश्चात भारतीय भूगोलवेताओं ने नगरीकरण में जो समस्याएं होती हैं, यानी नगरीकरण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और नगरीकरण की यानी अत्यधिक नगरीकरण से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं के समाधान किस प्रकार किए जा सकते हैं, अति नगरीकरण से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उन सभी के ऊपर भी इनका ध्यान गया। तो उन्होंने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में भी वर्णन करना प्रारंभ किया। नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं या भविष्य में नगरीकरण से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उनके बारे में भी इनका ध्यान इसकी ओर भी आकर्षित हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नगरीय विकास में विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपना योगदान दिया। व्यक्तिगत नगरीय अध्ययन किए गए, उसके बाद में क्या है नगरों की जो वर्गीकरण है, कार्यात्मक वर्गीकरण, नगरीय पृष्ठ प्रदेश आदि का वर्णन किया जाने लगा। उसके बाद में क्या है नगरीकरण के कारण जो समस्याएं वगैरह उत्पन्न होती हैं उनका भी इसमें क्या है अध्ययन किया जाने लगा। तो ये था भारत में नगरीय भूगोल का